नमस्कार। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड अध्ययन करेंगे, जिसमें एनएमआर के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एनएमआर के नाम से ही हमें स्पष्ट है, न्यूक्लियर मतलब नाभिक, मैग्नेट जो यूज करना है उसका, और रेजोनेंस अर्थात नाभिक का मैग्नेट की प्रेजेंस में रेजोनेंस होना का जो स्टडी की जाती है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत की जाती है। अब ये है क्या? NMR is a spectroscopic technique which is based on the absorption of electromagnetic radiation in the radio frequency region 4 to 900 megahertz by nuclei of the atom। इसका मतलब है कि NMR एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मॉलिक्यूल का एटम की नाभिक रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है, और अगर उस न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग होगी और यह रेडिएशन एब्जॉर्ब करके रेजोनेंस करेगी। इसलिए जिसके द्वारा हमें एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, और उस स्पेक्ट्रा के द्वारा हमें न्यूक्लियस की प्रकृति की जानकारी होती है, अर्थात किस तरह की न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, कार्बन न्यूक्लियस है, फ्लोरीन न्यूक्लियस है। इस तरीके से हमें न्यूक्लियस की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट अर्थात केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इसकी हमें एनएमआर के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। अब हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा से शुरू होके लो रेडियो वेव्स तक जाती है, लो रेडियो वेव पर समाप्त होती है, और अलग अलग जो रेज है इसकी, उसका अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज होता है। जैसे यूवी में यूवी रेज, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरीके से यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज आ रही है। यहाँ पे ये मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ये मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी इधर कम है। इधर इंक्रीज द वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब एनर्जी कम है, और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है। इसकी एनर्जी एच ई बराबर एच म्यू के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एनर्जी रिलेशन है, जहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी, सी वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, म्यू बार वेव नंबर, और लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये टेक्निक के बारे में जानकारी प्राप्त है। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल में किस तरह की न्यूक्लियस है, किस तरह का न्यूक्लियाई है, उसकी जानकारी हमें एनएमआर के द्वारा प्राप्त होती है। जनरली ये यूज होती है हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, फास्फोरस, इनके लिए होती है, और इनकी स्पेशल जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन H1 के लिए कार्बन 13, F19 और P31। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस अर्थात यहाँ पे देखिए कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ही लिखी हुई है जो एनएमआर एक्टिव है। तो एनएमआर एक्टिव क्यों, कौन सी न्यूक्लियस होगी, कौन सी नहीं होगी, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। Such nuclei are NMR active which have odd number of protons और odd number of neutrons और both। अर्थात वह न्यूक्लियस जिसके पास ओड नंबर में प्रोटॉन हो, या फिर ओड नंबर में न्यूट्रॉन हो, या फिर दोनों ही ओड नंबर में हो, तो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होगी। और वे न्यूक्लियस जिनमें इनमें से कोई भी ओड नंबर में नहीं हो, वो न्यूक्लियस एनएमआर इनएक्टिव होगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं। देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन में मास नंबर भी ओड है और या एटॉमिक नंबर भी ओड है, दोनों ऐड है, तो न्यूक्लियर स्पिन क्या है इसमें, हाफ है, तो ये क्या हुई, एक्टिव है। इसी तरीके कार्बन 13 में दोनों मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर इवन है, लेकिन न्यूक्लियर स्पिन क्या है इसमें 1/2 है, तो ये भी क्या होगा, एक्टिव हो गया। फ्लोरीन 19 मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर भी ओड है और इसका न्यूक्लियर स्पिन क्या है, हाफ है, तो ये क्या होगा, एक्टिव है। B11 ओड, दोनों ओड है इसमें और 3/2 है, इसलिए ये एक्टिव हुआ। एल्यूमिनियम 27 ये भी ओड है, मास नंबर भी और एटॉमिक नंबर भी ओड है, दोनों ओड है, तो 5/2 है, इसलिए ये क्या हुआ, एक्टिव हुआ। अभी अभी देखिए कार्बन 12, यहाँ पे कार्बन क्या है, 13 है, यहाँ पे कार्बन 12 है, तो कार्बन 13 में मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर इवन है और स्पिन नंबर हाफ हो गया इसका। इसी तरीके से कार्बन 12 में देखिए दोनों क्या हो गए, इवन हो गया और इसका स्पिन क्या हो गया, 0, और स्पिन 0 है, इसलिए क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, अर्थात कार्बन 12 कार्बन 12 NMR इनएक्टिव हुआ। इसी तरीके से ऑक्सीजन 16, इसमें दोनों इवन है, तो ये क्या हो गया, 0 है स्पिन इसका, इसलिए इनएक्टिव हुआ। नाइट्रोजन 14 मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर ओड है और स्पिन इसका 1 है। इसी तरीके से H हाइड्रोजन 2 ये इवन है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर ओड है और इसमें भी स्पिन क्या हो गया, 1 हो गया। इन दोनों में स्पिन क्या है, 1 है। ये IR NMR एक्टिव तो होते हैं परंतु यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाते, अर्थात न्यूक्लियस की पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती, अर्थात इनकी स्टडी NMR में नहीं होती। तो NMR में स्टडी जो होती है वो ऐसी स्पिन की होती है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, अर्थात जिसमें एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या हो, ओड हो। नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जी लेवल, अर्थात अब कितने एनर्जी लेवल होंगे, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल कितने होंगे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। नंबर ऑफ स्पिन स्टेट 2I+1 के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे H1 हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, I क्या है, यहाँ पे देखिए हाफ है, तो यहाँ पे पुट करेंगे I की वैल्यू हाफ अर्थात 2, अर्थात इसकी 2 एनर्जी लेवल होंगे, 2 स्पिन स्टेट होंगे, एक लोअर एनर्जी का +12 और हायर एनर्जी का -12, दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल E बराबर H म्यू। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है, अर्थात न्यूक्लियर स्पिन हमेशा बाह्य मैग्नेट की प्रेजेंस में ही स्प्लिट होता है, अर्थात जब बाह्य मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो न्यूक्लियई एक ही स्पिन में रहेगा, उसमें एक ही स्पिन में रहेगा। और जब बाह्य मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियर स्पिन 2 एनर्जी लेवल में बढ़ जाता है, एक हाई एनर्जी लेवल और एक निम्न एनर्जी लेवल, और इन एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी ऑब्जॉर्व करके और न्यूक्लियस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो जाता है। अब देखते हैं NMR की पूरी डिटेल, किस तरीके से इसका काम होता है, कैसे होता है, इसका पूरा प्रिंसिपल को समझते हैं। Nuclei are positively charged and spin on an axis and they create a tiny magnetic field. न्यूक्लियस हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, अर्थात उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रत्येक प्रोटॉन अपने एक्सिस पे मूव करता है, अर्थात प्रत्येक न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे मूव करती है। मूव करने के कारण हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अपने एक्सिस पे मूव करेगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेट की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। Normally, these tiny bar magnet are randomly oriented in the space. अब यहाँ पे देखिए ये मूव कर रहा है न्यूक्लियाई, और जब
कोई भी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो हर न्यूक्लियस रैंडमली कोई क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, रैंडमली मूव करते रहते हैं। These nuclei placed between the plates of a powerful magnet, spinning nuclei will align with or against the applied field and creating a energy difference। अर्थात ये देखिए यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में न्यूक्लियाई मूव कर रही है। जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो प्रत्येक न्यूक्लियाई क्या करती है, एक स्पेशल डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाती है। कुछ न्यूक्लियाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाती है, उसके साथ उसको सपोर्ट करती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हुए अरेंज हो जाती है। कुछ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में अरेंज हो जाती है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रखा है, तो ये न्यूक्लियाई देखिए क्या कर रही है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो गई, ये और ये न्यूक्लियाई। और कुछ न्यूक्लियाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट अरेंज हो जाती है, जैसे ये न्यूक्लियाई अगेंस्ट में हो गई, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में अरेंज हो गई। और इस अरेंजमेंट के कारण क्या होता है कि दो एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाते हैं, दो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, जो कि क्या होगा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेट इज वेरी स्मॉल। और जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। देखिए यहाँ पे दो एनर्जी स्टेट डेवलप हो गए, यहाँ पे अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया तो दो एनर्जी स्टेट हो गए, एक लोअर एनर्जी वाला और एक हायर एनर्जी वाला है, ये दो स्टेट हो गए। लोअर एनर्जी का स्पिन अप्लाइड मैग्नेटिक स्पिन के अलिंग में होता है, के मतलब के साथ होता है, और हायर एनर्जी लेवल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है। इस तरीके से न्यूक्लियाई दो एनर्जी लेवल में दो एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाते हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पक्ष में होता है, और एक हायर एनर्जी लेवल जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विपक्ष में होता है। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है तो एनर्जी डिफरेंस भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जहाँ पे ये देखिए इनिशियल स्टेट में जब बाह्य मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है, तो दोनों की दोनों एक ही स्टेट में, अर्थात दोनों स्पिन स्टेट क्या है, सेम है। जैसे आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बाहर की तरफ से, तो ये देखिए एक हायर एनर्जी का हो गया, एक लोअर एनर्जी का, एनर्जी स्टेट क्या हुआ, डेवलप हो गया। ये देखिए ये अपोज कर रहा है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये इस तरीके से है ऊपर की तरफ, ये अपोज कर रहा है तो हायर एनर्जी लेवल में तब्दील हो गया, और ये अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा है तो हायर एनर्जी लेवल में तब्दील हो गया, और ये उसके पक्ष में है तो लोअर एनर्जी लेवल में तब्दील हो गया। इस तरीके से दो एनर्जी लेवल, स्पिन एनर्जी लेवल हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। The energy difference between these two nuclear spin state corresponding to radio frequency। और ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। अर्थात ये एनर्जी डिफरेंस अमाउंट क्या होता है, बहुत कम होता है, तो ये इस जो अमाउंट है एनर्जी का वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करता है। नाउ यूज द रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे, अर्थात इसको में रेडियो फ्रीक्वेंसी डालेंगे, फिक्स इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज, और अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे अंटिल द डेल ई, अर्थात एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर स्पिन एंड एनर्जी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब तक इसमें अप्लाई करते हैं। व्हेन द energies match, the energy is absorbed and nuclei can be changed spin state, और न्यूक्लियर अपनी स्पिन स्टेट करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही लोअर एनर्जी स्टेट स्पिन से हायर एनर्जी स्पिन में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस न्यूक्लियाई स्पिन फ्लिप
फ्रॉम वन ओरिएंटेशन टू अनदर ओरिएंटेशन गिव ए मैग्नेटिक सिग्नल, और अपने हमें क्या मिलेगा, एक मैग्नेटिक सिग्नल प्राप्त होता है। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो जब बाह्य जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों स्पिन लेवल में और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी हम दे रहे हैं उसकी दोनों की एनर्जी जैसे मैच हो जाएगी तो हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक समरी में पुनः हम एक बार रिवाइज करते हैं। करते क्या है, इनिशियल में जब न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या हमने मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे इनिशियल में रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे रखेंगे तो यहाँ पे दो स्पिन स्टेट हमें डेवलप हो जाते हैं। ये मान लीजिए दो स्पिन स्टेट हमें प्राप्त हो गए। अब करना क्या है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आप इस पे डालेंगे, एक फिक्स अमाउंट रेडियो फ्रिक्वेंसी हमने इस पे अप्लाई करना शुरू किया, फिक्स अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में देखा कि हाँ इतने अमाउंट की एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड है, तो हमने ये शुरू कर दिया, हमें अभी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। अब क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कभी कम करेंगे कभी बढ़ाएंगे। तो जैसे ही जो अमाउंट रेडिएशन का एनर्जी वाला हम डाल रहे हैं, जैसे ही उसकी मात्रा इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर आ जाएगी, वैसे ही ये रेडिएशन को स्पिन क्या करेगी, न्यूक्लियर क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके अपने स्पिन को चेंज करेगी। जैसे ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग है, और जैसे ही इस डिफरेंस के अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगी, अपोज करना शुरू करेगी, अर्थात अपना स्पिन चेंज कर देती है। और जैसे ये स्पिन चेंज करेगी हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वर्सेज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अपन वेरी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। इनिशियल में हमने स्प्लिट करा के रेडियो फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर दिया, और रेडियो फ्रिक्वेंसी फिक्स करके वेरिएशन किस में ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ग्राफ बन रहा है इंटेंसिटी वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें टेक्निक पता चले कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम कर रही है और किस तरीके से हमें सिग्नल प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियाई ट्रांजिशन। अब कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस ट्रांजिशन के लिए, इस न्यूक्लियस के लिए इतनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है, इतना अमाउंट अप्लाई करना है। तो इसके लिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। डेल ई इक्वल टू, ये गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहलाता है, एस यहाँ पे एच नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, अपॉन 2 पाई। इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी डिफरेंस की, कितना एनर्जी डिफरेंस आवश्यक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि E डेल E बराबर होता है, ये यहाँ पे ये डेल है, डेल E हमें होता है इक्वल टू एच म्यू। दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो एच म्यू इक्वल टू गामा एच नॉट एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए एच से एच कैंसिल, ये एच से एच कैंसिल होगा, यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी, अर्थात इसके द्वारा हम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी न्यूक्लियाई के ट्रांजिशन के लिए, स्पिन रेजोनेंस के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। यहाँ पे फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए 14,000 बार में गॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने अप्लाई किया है, तो उस स्थिति में आपको हाइड्रोजन की स्पिन कराने के लिए, फ्लिपिंग कराने के लिए 60 मेगाहर्ट्ज आपको हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो रेडिएशन चाहिए हमें। तो यहाँ पे ये रेडियो रेडिएशन की चाहिए कितने मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे तो जितना मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा उतनी ही इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एनएमआर क्या होता है, एनएमआर किस टेक्निक है जिसके द्वारा हमें न्यूक्लियस की जानकारी प्राप्त होती है, किस तरह के नेचर की न्यूक्लियस है, और कौन सी न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होगी, अर्थात वो न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होगी जिसमें एटॉमिक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या दोनों ही क्या हो, ऑड में हो,
और किस तरीके से एनएमआर टेक्निक काम करती है। इसमें एनएमआर टेक्निक हमें पता है भाई न्यूक्लियस मैग्नेटिक की तरह काम होती है और हमें उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, जिसके द्वारा वो दो स्पिन एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगी और रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे ही देंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर स्पिन स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट करती है, जिससे हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है। और उस सिग्नल की आधार पर इंटेंसिटी, उसके स्प्लिटिंग के आधार में हमें न्यूक्लियस की प्रकृति की जानकारी मिलती है, न्यूक्लियस के बारे में जानकारी मिलती है और उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।